जैसी उसकी बुद्धि है वैसी ही उसकी गाड़ी। बैल बुद्धि कहेगी। जल्दी से उसे बुलाइए ताकि हम सब नाश्ता कर सके। क्यों, तुम्हारे और रीमा के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? वहीं दूसरी तरफ गुड़िया गांव में अकेली ही बैलगाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। गांव वाले उसे देखकर हंस रहे थे। देख रहे हो मनोहर लाल, रमेश अपनी एक बेटी को तो राजकुमारी की तरह रखता है और दूसरी बेटी से बैलगाड़ी चलवा रहा है। बड़ा बेशर्म परिवार है इनका। गुड़िया ने ये सब सुन लिया। उसने तुरंत बैलगाड़ी रोक दी और कहा, देखिए, आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत कहिए। उन लोगों ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं लड़कों के बराबर काम कर सकती हूँ, वरना कौन सी लड़की बैलगाड़ी चलाती है इस गांव में। इतना बोलकर वो सीधा अपने घर आ गई। घर में रमेश अपनी बीवी से लड़ रहा था। पापा, सारा सामान मैंने गोदाम में लगवा दिया है, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। मैं जल्दी से सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, देर हो गई इसलिए माफी मांगती हूँ। रमेश गोदाम चला गया और गुड़िया सबके लिए खाना बनाने लगी। तभी किचन में उसकी सौतेली बहन रीमा आ गई। तुम पापा के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें मत क्या करो, तुम्हारी वजह से वो मुझे जरा सा भी भाव नहीं देते। ठीक है, आज से नहीं कहूंगी। चलो बाहर चलो, नाश्ता तैयार है, सब लोग नाश्ता करते हैं। तो कुछ ऐसा हाल था गुड़िया का उस घर में। फिर एक ठंडी सुबह जब गुड़िया आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब रीमा मर्सिडीज से उतरकर घर आई। उसके हाथों में ढेर सारी खरीदारी थी, महंगे कपड़े, गहने और ब्रांडेड जूते। तभी वहां रेखा आ गई। रेखा ने मुस्कुराते हुए रीमा को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी तो राजकुमारी है, राजकुमारी। तू चिंता मत कर, जल्दी मैं तुझे नई मर्सिडीज दिला दूंगी। थैंक यू सो मच माँ। गुड़िया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने रीमा की चमक धमक भरी जिंदगी देखी और मन ही मन सोचा, काश मुझे भी एक बार माँ का प्यार और सम्मान मिल पाता। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे घर आते ही वो भी मुझे इसी तरह गले लगा लेती। गुड़िया ने इन सब परेशानियों के बीच भी हार नहीं मानी। वो खेतों में रमेश के साथ काम करती और घर लौटकर खाना बनाती। वो अपने सपनों को कभी मरने नहीं देती थी। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन रमेश ने उसे बुलाकर कहा, गुड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ सही नहीं करती, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखोगी। रमेश के इन शब्दों ने गुड़िया को और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा दी। पिताजी, आपने इतना बोल दिया वही मेरे लिए बहुत है। ऐसे दिन बीतते रहे और एक दिन रीमा की शादी तय हो गई। लड़का एक बड़े शहर का अमीर व्यापारी था। शादी के दिन पूरे गांव को निकल गया है। रीमा की विदाई एक भव्य मर्सिडीज कार में हुई। रेखा ने पूरे गांव में अपनी बेटी की शान बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देख रहे हो गांव वालों, इस गांव में कोई भी मेरी बेटी जैसा नहीं है। बिल्कुल राजकुमारी की तरह विदा हो रही है वो। उसकी शादी भी एक अमीर राजकुमार जैसे हैंडसम लड़के के साथ हुई है। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। अब देखते हैं तुम अपनी दूसरी बेटी की शादी कैसे करती हो। उस औरत के इतना बोलते ही रेखा का मुंह बन गया। खैर, रीमा की विदाई हो गई और कुछ ही दिन बाद रमेश ने गुड़िया की भी शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उसने देखा कि रीमा के जाने के बाद गुड़िया पर जुल्म कुछ ज्यादा ही होने लगे थे। गुड़िया बेटिया, इस घर में मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में तय कर देता हूँ, ताकि तुम अपने हमसफर के साथ अपने तरीके से खुलकर जिंदगी बिता सको। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गुड़िया को चुपचाप एक गरीब किसान से ब्याह दिया गया। उसकी विदाई बैलगाड़ी में हुई। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे, सगी बेटी को मर्सिडीज और सौतेली को बैलगाड़ी, कैसा अन्याय है। बहुत गलत हुआ बेचारी के साथ। गुड़िया ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उसने अपने पति रामू के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। गुड़िया, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं खूब मेहनत करूंगा। आप पहले इंसान है जिन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ बोला। मुझे सिर्फ प्यार और सुकून भरी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। रामू और गुड़िया दोनों मेहनती थे। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वे अपने हालात से खुश थे। एक दिन अपने खेतों में रामू ने गुड़िया से कहा, गुड़िया, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम बैलगाड़ी से शुरू करेंगे तो एक दिन ट्रक तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज से हम दोनों मिलकर अपने सपनों की उड़ान भरेंगे और इस गरीबी से बाहर निकलेंगे। मुझे बैलगाड़ी चलाना आता ही है। हम बैलगाड़ी से गांव गांव में सामान बेचेंगे। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इस तरह गुड़िया ने अपने सपनों को फिर से संजोया। उसने रामू के साथ मिलकर अपनी बैलगाड़ी पर सामान बेचने का काम शुरू किया। वे अपने गांव और आसपास के इलाकों में सब्जियां और अनाज बेचने जाते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है।
अरे हम गांव वालों को फल सब्जियां या जरूरत का कोई भी सामान लाने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बाजार जाना पड़ता था, वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। बिल्कुल सही कहा भैया, आप इस गांव में एक चक्कर रोज मारकर जाया करो। ठीक है, हम रोज इस गांव में अपनी बैलगाड़ी मार्केट लेकर आ जाएंगे। इस तरह दोनों खूब पैसा कमाने लगे। दूसरी ओर रीमा की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही नहीं था। उसका पति एक घमंडी और स्वार्थी इंसान था। रीमा को उनकी बातों में आकर अपने माता पिता से पैसे मांगने पड़ते थे। एक रात रीमा का पति रोहन गुस्से में घर में आया। उस शर्मा की कंपनी हमारी कंपनी को ले डूबेगी। कुछ ही महीनों में रीमा का पति दिवालिया हो गया। उसने रीमा को तलाक दे दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। रीमा जो कभी शान शौकत में रहती थी, अब वापस अपने माता पिता के घर लौट आई। मां मैं बर्बाद हो गई। रेखा का घमंड टूट चुका था। उसे समझ में आ गया था कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं होता। इस बीच गुड़िया और रामू ने अपने छोटे से बैलगाड़ी के व्यवसाय को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब रेखा और रीमा को गुड़िया की सफलता के बारे में पता चला तो वे हैरान रह गए। रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, जिस बेटी को मैंने हमेशा बोझ समझा, आज वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। रीमा अपनी बर्बादी के बाद टूट चुकी थी। वो घर में बैठकर रोया करती थी। एक दिन गुड़िया रीमा के पास गई और उसका हाथ थाम कर कहा, बहन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को फिर से संवारने में मदद करूंगी। गुड़िया ने रीमा की शादी अपने एक भरोसेमंद दोस्त से करवाई जो एक नेक दिल इंसान था। उसने रीमा को एक नई जिंदगी दी। रेखा ने गुड़िया से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। माँ अब सब कुछ भुला दो, हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। गुड़िया, रीमा और उनका पूरा परिवार अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। देखो बहू तो आ ही गई है, मुंह दिखाई की रस्म बाद में कर लेंगे, पहले तो हम सबको भूख लगी है, रसोई की रस्म सबसे पहले कर लेते हैं। अरे तुमने तो मेरे पेट की, मेरा मतलब है मेरे मुंह की बात छीन ली। मीरा पहली बार अपने ससुराल आई। सभी लोग उससे खाना बनाने की जिद करने लगे। उसके ससुराल में सास ससुर, उसका पति विक्रम, उसके 2 जेठ, 2 जेठानियां और 2 ननद भी थी। भाभी बाहर देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, कोहरा इतनी जोर से पड़ रहा है कि बाहर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इस बेहतरीन ठंड के मौसम में मेरे लिए तो गर्मा गर्म समोसा बना दो, बाकी रात का खाना बाद में देखेंगे। सही कहा तूने, सर्दी तो बहुत है। भाभी मेरे लिए गर्मा गर्म छोले कुलचे और गर्मा गर्म चाय भी बना देना। अरे तुम लोगों ने तो अपनी फरमाइशें सबसे पहले बता दी, कोई हमारी भी तो सुन लो कि हमें क्या खाना है। भैया आप लोग भी बता दीजिए कि आप लोगों को क्या खाना है, मुझे सब कुछ बनाना आता है। अरे भैया क्या बताएंगे, जो पसंद मेरी है वही पसंद भैया की भी है। हमारे लिए राजमा चावल बना देना। मीरा मैं तुम्हारी बड़ी जेठानी हूँ, मेरे लिए तुम्हें गर्मा गर्म कड़ी चावल बनाने पड़ेंगे। और मैं हूँ तुम्हारी छोटी जेठानी, मेरे लिए कढ़ाई पनीर और गर्मा गर्म पूरियां बना देना। इस ठंड के मौसम में गर्म पूरियां खाने में बड़ा मजा आएगा। विक्रम बेटा सबने तो अपनी फरमाइशें बता दी, मीरा तेरी बीवी है, तू भी अपनी फरमाइश उसे बता दे, हम दोनों सास ससुर तो कुछ भी खा लेंगे। अरे मीरा बेचारी इतना ढेर सारा खाना बनाने तो जा ही रही है, उन्हीं में से कुछ मैं भी खा लूंगा थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, फिर मैं किचन में जा रही हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ठंड लग रही है, रसोई घर में खाना बनाते वक्त कम से कम थोड़ी गर्मी तो मिलेगी मुझे। अभी तो मीरा बहुत खुश थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि ससुराल वाले एक नंबर के बेशर्म और भुक्कड़ हैं। मीरा को पूरा खाना बनाने में कम से कम 4-5 घंटे लग गए। दोपहर से शाम हो गई तब जाकर पूरा खाना बन पाया। मीरा जब बाहर हॉल में खाने की टेबल पर सभी के लिए खाना लेकर आई तो उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि उसकी सास शॉर्ट ड्रेस में थी, यहाँ तक कि उसका ससुर भी शॉर्ट ड्रेस में था, जिसे देखकर मीरा शर्मा गई। अरे मीरा तुम शर्मा रही हो? अरे हम सब मॉडर्न ख्यालात के हैं। इतने ठंड के मौसम में इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप लोग को ठंड नहीं लग रही? अरे बहू, हमने इस घर में हीटर लगवा दिया है, जल्दी से खाना परोस दे, अब हमसे रहा नहीं जाता। खैर मीरा तो पूरा घूंघट डाले हुई थी क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। पूरा ससुराल इतना बेशर्म था कि मीरा को खुद पर ही शर्म आने लगी, लेकिन फिर भी उसने घूंघट डाले हुए ही सभी को खाना परोस दिया। सभी खाना खाने में ऐसे जुट गए जैसे कई सालों से उन्होंने खाना खाया ही ना हो। सभी लोग खाना खाते रहे और आधे घंटे में सारा खाना खत्म हो गया। मीरा के लिए कुछ भी खाना नहीं बचा, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाए। खाने की रस्म होने के बाद तुरंत उसकी सास ने कहा,
बहू, रसोई की रस्म तो हो गई, अब जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं, वरना ये गांव वाले मुझे परेशान करने लगेंगे। माँ, मीरा 3-4 घंटे खाना बनाकर बेचारी थक गई होगी, उसे थोड़ा आराम तो कर लेने दीजिए, उसके लिए तो खाना भी नहीं बचा। तुझे तो अभी से अपनी बीवी की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी। जल्दी से सारी रस्म निभा लेते हैं ताकि रात में तुम लोगों को आराम हो जाए। अभी रात का भी तो खाना बनाना है। सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, एक रस्म बची है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। सासू माँ, आप जल्दी से गांव की औरतों को बुला लीजिए। थोड़ी देर बाद उसकी सास गांव की सभी औरतों को बुला कर ले आए। उनमें से एक औरत ने मीरा के कान में कहा, बहू, इस घर में पहली तू ही एक औरत है जो संस्कारी है, बाकी तेरे घर में सब बेशर्म है। पता नहीं कैसे तेरे माँ बाप ने इनके घर में तेरी शादी कर दी। खैर, मीरा वहां तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही 1 घंटे बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई, ससुराल वालों को फिर से भूख लगने लगी। वो इतने बेशर्म थे कि बार बार अपनी बहू से सभी के लिए खाना बनवाने में उन्हें शर्म भी नहीं आ रही थी। माँ, 1 घंटे हो गए और हमने कुछ भी नहीं खाया। ये लो पेपर, जिसको जो भी खाना हो रात के खाने में सब लोग लिख कर दे दो, जिसे पढ़कर बहू खाना बना देगी। मीरा का पति विक्रम थोड़ा समझदार था, इसलिए उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। खैर, सभी ने अपनी अपनी फरमाइशें एक पेपर पर लिख दी और मीरा को थमा दी। जहां अभी तक मीरा को खाना बनाने में, मुंह दिखाई की रस्म करने में मजा आ रहा था, अब अचानक उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि अब तक वो बहुत थक चुकी थी। लेकिन उसे खाना तो बनाना ही था, इसलिए वो खाना बनाने में जुट गई। तभी विक्रम पीछे से उसके पास आ गया। मीरा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हम दोनों तो आपस में पहले से ही प्यार करते थे, हमने लव मैरिज की है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत बेशर्म हैं। ना ढंग के कपड़े पहनते हैं और ना ही अपनी बहू से कैसे काम करवाना चाहिए वो पता है किसी को। तुम अपने लिए भी इस बार खाना बना लेना, दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया था। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब कुछ सुधर जाएगा। खैर, डिनर में उसे दोपहर से ज्यादा खाना बनाना पड़ा है, इसीलिए उसे खाना बनाने में कम से कम 5 घंटे लग गए। रात के करीब 10 बजे खाना बनकर तैयार हुआ। तब तक सभी की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि मीरा ने कुछ भी नहीं खाया था। दोपहर के वक्त तो उसकी क्या हालत होगी। खैर, मीरा ने सभी के लिए खाना लगा दिया और सब घोड़े बेचकर सो गए। रात में विक्रम और मीरा की सुहाग रात थी। विक्रम, तुम्हारे परिवार में सभी लोग खाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, किसी को खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे, आजकल के टाइम पर खाना बनाना किसको नहीं आता होगा, लेकिन मेरी दोनों भाभियां और मेरी बहनें बहुत आलसी हैं। उन्हें सिर्फ फैशन करना और खाना खाना आता है, कुछ भी काम करना नहीं आता। मेरे घर वाले पहले तुमसे शादी करने को तैयार नहीं थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मीरा को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। खैर, मीरा बहुत थक चुकी थी, इसलिए सो गई। सुबह उठते ही सभी लोग फिर से खाने की डिमांड करने लगे। मीरा बहू, ये रही सुबह के नाश्ते की लिस्ट। 4-5 घंटे मत लगाना, 1 घंटे में ही सब बना दो, हम सब भूख के मारे मरे जा रहे हैं। मीरा लिस्ट देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इतना हैवी नाश्ता उसने आज तक देखा तक नहीं था। खैर, मीरा ने सभी के लिए नाश्ता बनाया और सबने नाश्ता कर भी लिया। 2 घंटे बाद फिर सभी लोग खाने की डिमांड करने लगे। मीरा ने फिर बनाया, सभी लोग खाकर आराम करने लगे। 2 घंटे बाद फिर से सभी खाने की डिमांड करने लगे। मीरा ने फिर खाना बनाया और फिर सभी आराम करने लगे। ऐसा करते करते शाम तक उन्होंने मीरा से 10 बार खाना बनवाया और 10 बार खाया। घर में कोई भी मेहमान आता था तो वो सब छोटे कपड़े पहनकर ही रहते थे। मीरा इन दोनों बातों से बहुत परेशान थी। सासू माँ, मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल है जो आज रिटायर हो रही हैं, तो इसी उपलक्ष्य में आज बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। मैं चाहती हूँ मेरे सभी ससुराल वाले भी चले। भाभी, वहाँ अच्छा अच्छा खाने को तो मिलेगा ना? हाँ हाँ, वहाँ तो ऐसा खाने को मिलेगा जो शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। इटालियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, स्पेनिश, हर तरीके का खाना है वहां पर। बस कर मीरा, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ठीक है, फिर सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगे। मीरा ने बहुत ही सुंदर संस्कारी साड़ी पहनी, उसने इंडियन मेकअप भी किया। विक्रम ने बहुत प्यारा सूट पहना। मीरा, तुम भारतीय परिधान में कितनी खूबसूरत लगती हो और मुझे भी तुमने कितना खूबसूरत बना दिया है। लेकिन तुम मेरे घर वालों को ले जा रही हो, ये लोग वहां हमारी बेइज्जती करवा देंगे, देखना। विक्रम, अपने परिवार के बारे में ऐसा नहीं बोलते। खैर, सभी लोग तैयार होकर हॉल में इकट्ठा हुए। मीरा ने देखा इतनी ठंड में भी सभी ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मीरा ने किसी को कुछ भी नहीं कहा और सभी लोग उस पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचते ही सभी ने मीरा और विक्रम की बहुत